क्लास 10। तो यह आपकी संचयन की पुस्तक है, भाग 2, और इसमें कुल मिलाकर 3 अध्याय दिए गए हैं। हरिहर काका, सपनों के से दिन, इसके बाद है टोपी शुक्ला। मिथिलेश्वर द्वारा रचित हरिहर काका, गुरदयाल सिंह, सपनों के से दिन, राही मासूम रज़ा, टोपी शुक्ला। आज हम पढ़ने वाले हैं हरिहर काका। ठीक है, तो हरिहर काका की कहानी, उससे पहले उसके काव्य लेखक या कहानी लेखक जो होते हैं उसकी कवि परिचय। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। तो इन्होंने जब पीएचडी कर ली थी हिंदी में, एमए भी कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने व्यवसाय काम के रूप में अध्यापन का काम को चुना था। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत है। तो उसके बाद काफ़ी दिनों तक आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के भी पद पे रहे। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण गांव के जीवन को बखूबी उकेरा है, दिखाया है। इनकी कहानियां वर्तमान ग्रामीण जीवन से विभिन्न अंतर्विरोधी को उद्घाटित करती हैं कि गांव का जीवन कैसा है, वो आपको इस कहानी में देखने से पता चलेगा, जिनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया। तो गांव का जीवन कितना भयानक हो गया है या जटिल है, वो आपको इस कहानी से पता चलेगा। बदलाव के नाम पर हुआ यह है कि आप लोगों के शोषण के तरीके बदल गए। मतलब जो लोग हैं, हम लोग, इनके शोषण के जो तरीके हैं वो तरीके बदल चुके हैं। मिथिलेश्वर की प्रमुख कृतियाँ, बाबूजी मेघना का निर्णय, तो ये इनकी कृतियों के नाम हैं जिसमें वो उपन्यास, कहानी संग्रह लिखते हैं। बाबूजी मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, ये सारी कहानियाँ हैं। जुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं, ये उपन्यास है। अपने लेखन के लिए इन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको कुछ सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार का नाम है, और कई अन्य पुरस्कार भी इनको मिले हैं। हरिहर काका, पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ हरिहर काका कहानीकार मिथिलेश्वर द्वारा रचित समाज में व्याप्त स्वार्थ लिप्सा तथा धर्म की आड़ में होने वाली हिंसा वृत्ति को दर्शाने वाली कहानी है। तो समाज में कैसा स्वार्थ छिपा है, कैसी लालच है, या फिर धर्म की आड़ में जो लोग हिंसा कर रहे हैं, उनकी जो वृत्ति है हिंसा की, वो दिखाती है ये कहानी। कहानी में स्पष्ट लगता है कि पारिवारिक संबंध भी इसी स्वार्थ लोलुपता के कारण ही बने हुए, और कहानी में यह भी बताया गया है कि जो परिवार के संबंध है उसमें भी कैसा स्वार्थ छिपा है, लालच छिपा है, इस कहानी में आपको पता चलेगा। दूसरी ओर समाज में स्थित आस्था के प्रतीक धार्मिक स्थल भी अपराधियों की शरण की स्थली बनते जा रहे। तो कहीं कहीं पे समाज में जो धार्मिक आस्था के लोग हैं, धर्म स्थली के लोग हैं, वो भी अपराधी बनते जा रहे हैं। इनकी आड़ में लोग अनैतिक कार्य भी करते हैं और उसमें संकोच भी नहीं करते। हरिहर काका ऐसे समाज को बेनकाब करने वाली कहानी है। तो धार्मिक स्थलों में भी पंडितों के द्वारा कई हिंसा किया जाता है, वो आपको इस कहानी में पता चलेगा। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वो कल ही कुछ कह सके और ना आज। हरिहर काका के घर लेखक गए थे, परंतु उन्होंने कल भी बात नहीं की और आज भी बात नहीं की। हरिहर काका के साथ लेखक की काफ़ी अच्छी मित्रता है, क्योंकि लेखक को हरिहर काका अपने बेटे जैसा मान देते थे। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। हरिहर काका बीमार हैं, उनसे मिलने के लिए लेखक जाते हैं, परंतु 2 दिनों तक वो उनके पास बैठते हैं, परंतु लेखक से हरिहर काका ने कोई बात नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुका लिया, तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे हुए थे और जिस मन स्थिति में वो जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं। तो जब मैंने उनसे उनकी तबीयत पूछी थी, यानी लेखक ने हरिहर काका से जब उनकी तबीयत पूछी थी, तो हरिहर काका ने एक झलक उनकी तरफ देखा, परंतु कुछ बोला नहीं। तो जो वो देखें, उनकी आंखें ही बहुत कुछ कह गई और लेखक समझ गए कि उनके मन की स्थिति अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
शारीरिक स्थिति दवाइयों से ठीक हो सकती है, परंतु मन की स्थिति वो कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं मन और आत्मा को हमेशा खुश रखना चाहिए, इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ क्योंकि वो उसके बगल में रहते हैं। वो अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें से हरिहर काका भी एक है। तो काफ़ी गहराई से जुड़े हुए थे हरिहर काका के साथ लेखक और उनको सम्मान भी देते थे। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण 2 हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। अपने कंधे पर बैठाकर वो मुझे घुमाया करते थे। तो पहला कारण तो यही है कि वो उनके पड़ोस में रहते थे और दूसरा कारण यह था कि हरिहर काका लेखक को बचपन में अपने कंधे में बैठाकर घुमाया करते थे, बहुत प्रेम किया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे किया करते थे। तो हरिहर काका उन्हें अपने बच्चे की तरह प्रेम करते थे, बल्कि उससे ज़्यादा। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई और जब लेखक बड़े भी हुए तब उनकी जो दोस्ती है वो हरिहर काका से बहुत अच्छी से पहली बार हो गई। पहला दोस्त मतलब हरिहर काका ही था लेखक का। हरिहर काका ने जैसे मुझे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई। तो ऐसा लगता है कि हरिहर काका ने बहुत इंतज़ार किया था मुझसे दोस्ती करने के लिए, क्योंकि गांव में उसके कोई दोस्त नहीं थे, मैं ही उनका पहला दोस्त था। लेखक वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। तो लेखक से हरिहर काका बहुत घुले मिले हुए थे, अपने मन की सारी बात उनसे किया करते थे, पर अभी की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हरिहर काका लेखक से भी कोई बात नहीं करते। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो। ऐसा लगता था उनको देख करके कि उनकी नाव जैसे कोई मझधार में फंस गई है और लोग चिल्ला करके भी अपनी रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले हुए सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के मन से इसे विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मतलब वो जो चिल्ला रहे हैं वो सागर के बीच फंसे हैं, तो आवाज़ सागर तक ही सीमित है, हम तक यानी दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो वो चुप हो गए और जल समाधि उन्होंने ले ली है। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छिटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए। तो जीने की इच्छा उनके अंदर थी, परंतु अब उनकी जो लालसा और जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है और इसके अंतर्गत उन्होंने अपने आप को चुप कर लिया है और वो किसी से भी कोई बातचीत नहीं करना चाहते। हरिहर काका के साथ ऐसी परिस्थिति हो गई है कि अब वो किसी से भी कुछ भी बात करना उचित नहीं समझ रहे। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। तो उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि वो अपने बारे में क्या बताएं, उनके साथ जो हुआ है वो बताएं या फिर वो जो सोचते हैं वो बताएं। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके। तो मन में ऐसी उनकी कोई बात ही नहीं थी जो वो कहना चाहते थे। कोई ऐसी उक्ति नहीं थी जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। मतलब कोई तरीका नहीं था जिससे कि वो अपने मन की बात को मुझसे कह पाते। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो शायद निश्चय इसी गूंगेपन का शिकार हो जाता। तो अगर मेरे साथ भी इसी प्रकार की घटना घटी होती तो शायद लेखक कहते हैं कि वो भी चुप हो जाते। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आगे फंस गए, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले मैं अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी है। तो कहानी अब शुरू कर रहे हैं लेखक, जब हरिहर काका के साथ में जो घटना घटी है उस घटना को बताने के लिए वो अपने गांव के बारे में, अपने गांव में एक ठाकुरबाड़ी मंदिर है उसके बारे में भी बताना चाहते हैं, वहाँ का परिचय देना चाहते हैं। उसके बाद ही वो कहानी पूरी तरह से आपको समझ में आएगी। तो अभी तक आपने ये जाना कि हरिहर काका बीमार है, किसी से कुछ भी नहीं कह रहे, और लेखक जो है हमें हरिहर काका के साथ बीती हुई घटना बताने वाले हैं, अपने गांव का और अपने गांव के मंदिर का विवरण भी देने वाले हैं।
तो ये आपकी पहली कहानी हरिहर काका, इसे यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और कवि परिचय भी ज़रूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।